पेट्रोलिंग करते थे। इसे इस समझौते के तहत फिलहाल रोक दिया गया है दोनों ओर से। बहरहाल तो आप देख रहे हैं कि सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे मेहमान हैं जो कि इस पूरी परिस्थिति को आपको बहुत आसान शब्दों में समझा सकते हैं, क्योंकि भारत में जिन्हें आप चीन का एक्सपर्ट कहते हैं या चीन की राजनीति को, इतिहास को और भारत और चीन के विवाद को समझने वाले आपसे ज़्यादा समझने वाले शायद ही भारत में कोई होंगे। गौतम बंबावाले साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और लंबा आपका रिकॉर्ड है सर्विस का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो समझौता हुआ है क्या ये भारत के हक में हुआ है, या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है या राहुल गांधी कह रहे हैं बगैर आपको पॉलिटिक्स में घसीटे कि भारत ने अपना कोई नुकसान कर लिया। हकीकत क्या है? नमस्कार आपको और आपके सुनने वालों और दर्शकों को भी। ऐसी बात है कि अभी जो समझौता हुआ है वह सिर्फ डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है। अभी तक जैसे आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इतने सालों से, इतने दशकों से चले आ रहा है, क्योंकि जो सीमा है वह हम लोगों ने, दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने इसको तय अभी तक करने में वह सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो जब तक ये सीमा तय नहीं हो जाती है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत का कुछ अंश या भारत का कुछ जमीन हमने दे दी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 10 महीनों से जो चले आ रहा था, लद्दाख में जो स्थिति थी, और ये तो सब आप सभी लोग जानते हैं और समझते हैं, इसको सुलझाने के लिए जो कदम अभी एक सब सेक्टर में लिया गया है, जो हम पैंगोंग त्सो कहते हैं, उसको सफलतापूर्वक जैसे हम उसको निभाएंगे और तय करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो सब सेक्टर्स है, बाकी जो इलाके हैं लद्दाख में, उसमें भी वह लागू हो जाएगा। तो एक एक करके ये होगा, और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए भी अच्छा है और चीन के लिए भी अच्छा है। तो मतलब आप पहली बात तो आपने ये क्लियर कर दी कि अभी एक सब सेक्टर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बनी है भारत और चीन के बीच में, वो पैंगोंग त्सो का एरिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कि बाकी जगहों पर जहां पर भी विवाद है उस पर हम बात नहीं करेंगे या वहां पर हमने सब कुछ दे दिया चीन को। ऐसा नहीं है, उसको अभी रिजॉल्व करना बाकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सच नहीं होगी, क्योंकि जो बयान जो दिया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने संसद में, वो उसमें साफ जाहिर किया है और साफ कहा गया है कि पहले इस इलाके में ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो जाएगी, और उसके बाद फिर बाकी जो इलाके हैं, जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है या देप्सांग है, जिसका जिक्र हुआ है आपके शो में, उसके बारे में बातचीत दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के आर्मियों के बीच में हो जाएगी। और मैं तो समझता हूं कि अगर पैंगोंग त्सो इलाके में ये सफलतापूर्वक हो जाएगा, तो दूसरे इलाकों में भी ये सफलतापूर्वक विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट होने की आशा है। गौतम साहब, जैसा आप हमसे बेहतर समझते हैं कि इस बार का जो स्टैंड ऑफ है वो दरअसल शुरुआत उसकी पैंगोंग त्सो एरिया से ही हुई थी, जहां पर चीन ने इंग्रेस करने की कोशिश की, उसको रोका गया, जवाब मिला, और फिर वो बाकी इलाकों में बढ़ता चला गया। तो इसलिए आपने कहा कि अगर यहां रिजॉल्व हो गया तो बाकी जगह रिजॉल्व होने की उम्मीद ज्यादा होगी। पहले पैंगोंग की अगर बात करें, आज ये कहा गया कि हमने फिंगर 3 पर आकर, फिंगर 3 से फिंगर 4 का जो इलाका है वो हमने चीन के हवाले कर दिया। हम 3 पर क्यों आ गए? हम तो 4 तक रहते हैं हमेशा। ये बात आज उठाई गई, इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए, इस समझौते पे जो अभी कुछ दिनों पहले जो समझौता हुआ है, जिसके तहत ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो रही है, उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि दोनों आर्मी, चीन की आर्मी भी और भारत की इंडियन आर्मी भी, दोनों आर्मीज जो उनके अभी के जो बेसेस हैं वहां पे रुक जाएंगे। तो चीन की जो अभी की बेस जो है वह फिंगर 8 के ईस्ट की तरफ है, मतलब एक सिरिजाप नाम की जगह है, वहां पे उनका अभी
बेस हैं, तो वहां पे वो रुकेंगे। और हम जो धान सिंह थापा पोस्ट है जो फिंगर 3 के आसपास है, वहां पे रुकेंगे। और बीच का इलाका, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो चीन का बन गया या इंडिया का, भारत का बन गया। बीच का इलाका जो है वो अभी भी विवादग्रस्त है और उसको आगे जाके हमको हल करना है। और इस इलाके में जो पेट्रोलिंग हुआ करती थी वो अभी के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन पेट्रोलिंग के बारे में भी मैं समझता हूं कुछ हफ्तों में एक किस्म का करार या एक किस्म की समझौता दोनों देशों के बीच में हो जाएगी और उसके बाद वो पेट्रोलिंग शायद शुरू हो जाएगा। ये मेरी उम्मीद है, ये मैं समझता हूं कि होने की उम्मीद है। एक आरोप अम्बावाले साहब ये भी लगाया जा रहा है कि चीन अगर पैंगोंग त्सो में पीछे जाने को मजबूर हुआ तो उसकी वजह ये थी कि आपने पैंगोंग त्सो के साउथ बैंक पर, दक्षिणी किनारे पर कुछ ऐसी चोटियों पर आपने अपने सैनिक बैठा दिए थे, भारतीय सेना ने, जिसकी वजह से चीन को खतरा महसूस होता था। इस समझौते के तहत उन जिनको हम कैलाश रेंज कहते हैं, वहां से भारत अपने सैनिक पीछे ले आएगा तो भारत अपनी एक जो बार्गेनिंग चिप है वो खो देगा। मैं शर्मा साहब, मैं आपको एक बात बताना जरूर समझूंगा और ये महत्वपूर्ण है कि जो ये समझौता या करार जो कुछ दिनों पहले दोनों आर्मियों के बीच में हुआ है और जिसके तहत ये जो विड्रॉल हो रहा है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है, वो इसलिए हुआ है कि भारत सरकार ने, भारत के आवाम ने, भारत के लोगों ने एक दृढ़ निश्चयता दिखाई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये मेरी राय है, लेकिन बाकियों को दूसरी राय हो सकती है, उनकी कुछ और राय हो सकती है। लेकिन मैं साफ आपसे कहना चाहूँगा कि ये दृढ़ निश्चय जो हमारे देश ने दिखाया है उसकी वजह से ये विड्रॉल हो रही है, ये डिसएंगेजमेंट हो रही है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत के जो सिपाहियों ने, भारत के जो जवानों ने जो शौर्य और वीरता दिखाई है उसकी वजह से भी ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो रही है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं कि भारत ने हाइट्स लिए थे और या नहीं लिए थे या पीछे हट गए थे। मैं एक बड़ी बात आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि जो भारत देश ने, जो भारत के लोगों ने और जो भारत की आर्मी ने और भारत के सरकार ने जो दृढ़ निश्चयता दिखाई है, इसका फलस्वरूप ये आज की डिसएंगेजमेंट जो हो रही है और जो आगे के हफ्तों में और भी जगह में हो जाएगी, ये इसका फलस्वरूप है, ये दृढ़ निश्चयता जो हमने दिखाई है। आप ये कह रहे हैं कि सेना ने जो स्टैंड लिया वो अपनी जगह पर है, जो बहादुरी दिखाई और इतने हार्श कंडीशंस में पूरी सर्दियां वहां उन्होंने बिताई। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से 50-50 हज़ार सैनिक जो हैं बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर डटे रहे। इसके अलावा जो पूरे देश में फैसले लिए गए पिछले 10 महीनों में, ये उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है चीन के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चीन जो हर मायने में हमसे एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वो आया और बगैर कुछ हासिल किए वापस चला जाएगा, जो उसके लिए हार के बराबर होगा। जी बिल्कुल, मैं आपके कहने से सहमत हूं कि ये जो दृढ़ निश्चयता, जो आत्मविश्वास जो भारत ने दिखाया है, जो भारत के लोगों ने दिखाया और भारत सरकार ने जो दिखाया है, ये इसका फलस्वरूप है। ये जो अभी विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट और चीन की जो आर्मी वापस जा रही है, इसका ये फलस्वरूप है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये दृढ़ निश्चयता सिर्फ 10 महीनों के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पहले आप कह चुके हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति और चीन की आर्थिक स्थिति में एक अंतर हो गया है पिछले कुछ दशकों में, और एक इतना अंतर हो गया है। उनकी जो जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, भारत की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। तो ये फासला जो है, ये जो अंतर जो है दोनों देशों के आर्थिक स्थिति में, हमको इसको कम करना है। और अगर हमने इसको कम नहीं किया तो हो सकता है कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद चीन फिर से ये हरकत करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये जो दृढ़ निश्चयता अभी हमारे देशवासियों ने दिखाई है, वो आगे भी कुछ सालों के लिए या दशकों के लिए दिखानी पड़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच जो आर्थिक अंतर हो चुका है या आर्थिक फासला बन चुका है, इसको कम करने की कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए। और सिर्फ कोशिश नहीं, लेकिन इस फासले को, इस अंतर को कम करना हमको बहुत जरूरी है।
गौतम बम्मा मालिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इस वक्त जो स्थिति है वो ग्राउंड पर क्या है और भारत के लिए किस लिहाज से एक जीत के बराबर है समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।